बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तकबीर स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ अदीब मुश्ताक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मलिक असद और उनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मोहम्मद सईद। नाज़रीन, हफ्ता भर की अहम तरीन ख़बरें जिन्हें आज हम मौज़ूए बहस बनाएंगे उनमें सबसे सरफ़हरिस्त जो ख़बर है उनमें पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज़ क्या हमारे माशरे के अक्कास हैं और क्या उनमें जो कुछ दिखाया जा रहा है वो हमारे माशरे का या फिर किसी भी तरह से हमारी सकाफ़त का हिस्सा वो शोज़ हैं या नहीं, हम इस पर बहस करेंगे। और उसके बाद हम बहस करेंगे जनाब लाहौर में 15 साला बच्ची के साथ ज़्यादती और ज़्यादती का मरकज़ी मुल्ज़म PMLN का ओहदेदार और फिर इंसाफ के हसूल के लिए उन अदालतों की तरफ रजू जिनका सिस्टम ही एक कमज़ोर बुनियाद पर है। और नाज़रीन, जब हम क्रिकेट पर बात करेंगे तो मोहम्मद सईद की हम माहिराना राय भी लेंगे और यासर शाह का डोप टेस्ट जो मस्बत आया और मोहम्मद आमिर आखिरकार टीम का हिस्सा बन गए, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे बरतानिया से किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है जनाब शिराज़ खान, सीनियर एंकर पर्सन है और मीडिया में उनका एक नाम है। और पाकिस्तान से हम जब हम पाकिस्तान जो है वो राय लेंगे, पाकिस्तान से सीनियर तरीन कानूनदान है, नवाए वक़्त के सहाफ़ी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नसरुल्लाह चौधरी, वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में शिराज़ खान जो हैं वो उनसे बात करेंगे और उनकी माहिराना राय जानेंगे कि वो हमारे आज के मौज़ूआत पर जो है वो क्या कहेंगे और उनकी माहिराना राय क्या है। लेकिन अगर इस दौरान आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर इन मौज़ूआत पर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप तकबीर स्टूडियो में जो है वो कॉल कर सकते हैं, लाइव आप कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज़, एक वक्त था जब मुस्तनसर हुसैन तारड़ और सैयद नूरुल हसन शाह जैसे लोग मॉर्निंग शोज़ किया करते थे और वो मॉर्निंग शोज़ बग़ैर किसी तनाज़ा के शिकार किए और रेटिंग में भी बड़े माशाल्लाह हाई थे। लेकिन आजकल रेटिंग में पढ़ने के बाद मॉर्निंग शोज़ या फिर हमारी सुबह को जिस तरह से आगाज़ दिया जाता है वो क्या सारा सिस्टम है, हम इस पर बात करेंगे। मलिक साहब, मॉर्निंग शोज़ क्या हमारे माशरे के अक्कास हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और अदीब साहब, शुक्रिया आपका, आपने पूछा। हमारे बुनियादी तौर पर मॉर्निंग शोज़ बेसिकली अक्कासी इसीलिए हमारी कर रही हैं, हम जो देखना चाहते हैं वही मॉर्निंग शोज़ हमें डिलीवर कर रही हैं। आपने बात की थी कि पहले टाइम पे जो है वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब थे और वो कुरातुलैन साहब प्रोग्राम करती थी। वो देखें, वो एक हमारा भी वो एक दौर था, हम देखते थे उस टीवी शोज़ को देखते थे, सुबह उठ के हम देखते थे। हम क्या देखते थे कि ठीक है जी, खबरें आ रही है, कार्टून आ रहे हैं और कुछ बुनियादी हमारी जो मसाइल थे उन पे वो प्रोग्राम हुआ करते थे। अब आप देख लें, हमारे मॉर्निंग शोज़ जो हो रहे हैं वो हम देखना चाहते हैं, डांस प्रोग्राम हो रही हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के वो लोग चीज़ें डिलीवर कर रही हैं। बेसिकली उनकी रेटिंग इसीलिए बन रही है कि हमको पसंद कर रहे हैं उन चीज़ों को। अगर हम उनको पसंद ना करें तो फिर कभी भी वो नहीं दिखाएंगे। बेसिकली अवाम की बेइज्जती है, इस पे बेइज्जती है अवाम की। वो आपकी बात ठीक है कि जो लोग देखना चाहते हैं वही वो दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल शिराज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी राय लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी, ज़ुल्फ़कार शाह ब्रैडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी ज़ुल्फ़कार शाह साहब, क्या कहेंगे आप? बस आज मैं तो आपका प्रोग्राम नहीं देख सका। पहले तो आपको सलाम और मलिक साहब को, सईद भाई को और जो आपके साथ वालेकुम सलाम। तरफ से सलाम। वालेकुम मैं काम पे हूँ तो असल में प्रोग्राम नहीं देख सका आपका आज। अच्छा अच्छा, तो मैंने सोचा चलो आपको फोन कर दूं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह आपका बहुत नाइस प्रोग्राम था, आज देखने वाला प्रोग्राम था, पर माजरत के साथ कि मैं काम पे हूँ। चलें, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग शोज़ लोग देख रहे हैं, रेटिंग भी आ रही है। इन्हीं मॉर्निंग शोज़ से एक मोहतरमा जो है वो मुकदमात का शिकार हुई जी, फिर वो मुल्क से भागी और स्टिल अभी तक वो मुल्क से बाहर हैं। मॉर्निंग शो की बड़ी फेमस होस्ट थी। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ शिराज़ खान मौजूद हैं, उनकी माहिराना राय जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शराज भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन आपने फिर भी हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी माहिराना राय हम जानना चाहते हैं कि हमारे आज के मौजू हैं उनमें पाकिस्तान के मॉर्निंग शो क्या हमारे माशरे की या फिर हमारी सकाफ़त का किसी भी तरह से ये अक्कासी करते हैं? इन पे आपकी माहिराना राय चाहते हैं सर। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है जी कि माशरे के अंदर हर तरह के लोग, हर शुबा जिंदगी के लोग मौजूद होते हैं और चूंकि टीवी 24 आवर्स लाइव चलते हैं और उसमें वो कोशिश करते हैं कि हर किसी की नुमाइंदगी की जाए। हमारे माशरे में अगर चाहिए इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन उसमें ज़ाहिर अक़लीतें भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं। तो नेकी और बदी बहरहाल साथ साथ चलती है। अलबत्ता मैं चूंकि एक इस्लामिक माइंडेड इंसान हूँ, तो मैं तो यही समझूंगा कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़ाहिर है वो उस तरह के नहीं है जिस तरह के इनको होना चाहिए। चूँकि मैं ऐसे शोज चैनल तब्दील करते हुए तो देख लेता हूँ, लेकिन जम कर उन प्रोग्रामों को उनका इंतजार नहीं करता कि वो मेरी तबा के मुताबिक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो उनकी चूंकि पाकिस्तान के अंदर चैनल्स की रेटिंग होती है और उस रेटिंग के एतबार से अक्सर लोग देखते हैं। लेकिन ये मैं आपको अब अगर आप मुझसे ये कहवाना चाहते हैं कि वो नहीं करते, तो ज़ाहिर है वो इस्लामी माइंडेड तरीके से या जिस तरह के हमारे आदाब या अखलाकियात के ऊपर अगर वो हम उनका इंसार करें तो वो किसी तरीके से भी हमारी नौजवान नस्ल की या हमारी नस्ल की किसी एतबार से भी कोई अफजा बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बदी और नेकी बहरहाल साथ साथ चलते हैं और अगर आप बदी को एकदम उसके ऊपर रोक दें, वो उसको खुला न रखें, तो फिर बदी अया नहीं होती। बिल्कुल। इस वजह से जब कभी उसके ऊपर से फिर कैप उठा ली जाती है, पाबंदी उठा ली जाती है, तो उसका असर नेगेटिव उससे ज्यादा होता है। बिल्कुल। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर अखलाकियात को देखा जाए, अगर एक किसी भी तरह से वो जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो उन अखलाकियात के दायरे पे या फिर उनके जो पैमाना है उस पर पूरे नहीं उतरते, चूँकि पाकिस्तान में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, हर तबका फ़िक्र के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो रेटिंग की बुनियाद पर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रेटिंग की बुनियाद पर ये मॉर्निंग शोज़ जो हैं वो वहाँ पर देखे जाते हैं। लेकिन इन्हीं मॉर्निंग शोज़ से एक बड़ा मशहूर जो है वो मुकदमात भी हुए। हमारी एक मॉर्निंग शोज़ की होस्ट थी, उन पर मुकदमात भी बने, अदालतों तक ये सारा कुछ पहुंचा, लेकिन फिर भी सबक नहीं सीखा। वही रविश है, वही सब कुछ है। अरे नहीं, ये बात आपकी बहरहाल दुरुस्त है कि ये शोज जो है, एक तो ये कि होस्ट को ब्लेम नहीं कर सकते कि होस्ट, बाकी मैं जब अपने शो करता हूँ तो ज़रा मैं उसकी रिसर्च भी खुद करता हूँ, मैं उसका प्रोड्यूसर भी मैं खुद होता हूँ और ये सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो ज़रा मुझे स्टूडियो देता है। लेकिन बाकी जो रिसर्च होती है या प्रोग्राम को प्रेजेंट करता हूँ वो उसका मैं आपको जिम्मेदार होता हूँ। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में रिसर्चर आपके लिए और कोई होता है, आपको स्टोरी लिखने वाला आपके लिए कोई और होता है और आपको जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वही आप पढ़ते हैं। तो या तो अपना जाती नॉलेज इतना हो कि उससे कंट्रडिक्ट अगर हो तो आप फौरी तौर पर भाप लेते हैं कि ये इस्लामिक नॉलेज के मुताबिक ठीक नहीं है या दुनियावी एतबार से या तारीखी एतबार से ये बात दुरुस्त नहीं है, तो आप खुद ही अपनी करेक्शन करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये ऐसी सूरत है कि रिसर्चर आपका कोई और होता है और हर चीज डिजाइन होती है उसको करने के लिए। अब अलबत्ता ये जो हमारे पाकिस्तान पीटीवी के ड्रामे हैं, मैं आपके लिए इंशाअ भी करना चाह रहा हूँ कि खुद मैं इन पीटीवी ड्रामों का एक्टर रहा हूँ, आर्टिस्ट रहा हूँ कराची में। तो हमारे पीटीवी के जो ड्रामे थे हमारे माशरे के अक्कास होते थे। हमारे माशरे के अंदर जो स्टोरियाँ होती थी, जो कहानियाँ होती थी, वही चीजें होती थी। लेकिन पीटीवी का ड्रामा खत्म हुआ तब स्टार प्लस हर घर में लगा होता है, तो हमारे बच्चे बजाय अस्सलाम वालेकुम कहने के वो नमस्ते कह रहे होते हैं और फिर बच्चियां जो है वो ज़रा बिंदियां लगाई होती, उनके माथे पर कई दफा लगी होती हैं और वो जो कुछ वहाँ ड्रामे से वो अखज़ किया जाता है, जो सुनते हैं
वही बात आम माशरे के अंदर भी वही चीजें इस्तेमाल होती हैं। इसका मतलब यह है कि ये मॉर्निंग शोज जो हैं ये अगर किसी भी तरह से हमारे माशरे के अक्कास होते तो वो सकाफत जो हमारी रवायात हैं ये उनको लेके आते हमारी नई नस्ल तक, जबकि हमारी नई नस्ल किसी और तरफ निकल रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि किसी भी तरह ये जो है ना अखलाकियात के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। चूँकि आप हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप कम से कम वक्त में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इस्तेफादा कर सकें। एक बात जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि लाहौर में 15 साला एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और उस ज़्यादती का मरकज़ी जो किरदार है वो PMLN से है। क्या पंजाब में गुड गवर्नेंस इतनी ही बुरी है कि वो बच्ची जो ज़्यादती का शिकार है उसे अभी तक इंसाफ के लिए अदालतों में 2 बार बुलाया गया लेकिन वो इस काबिल नहीं कि वो अदालत जाके बयान दे सके? क्या ये सिस्टम या हुकूमत ये सब का फेलियर है? जी, मैं आपका ये सवाल जो है इसका जवाब तो बाद में दूंगा, लेकिन वो ड्रामे वाली बात जो है ना वो खत्म इस जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, आप जो चैनल मॉर्निंग शोज की बात कर रहे हैं, जो चैनल पाकिस्तान के हमें यहाँ पर न्यू ईयर पर जो कुछ हमें दिखाते हैं या जिस तरह के न्यू ईयर बनता है, आप उनको देख लें कि वो क्या हमारी ज़रूरत है और क्या हमारा कल्चर का हिस्सा है या हमारे दीन का हिस्सा है या हमारी दुनियावी रवियात का वो हिस्सा है कि हम क्या चीज़ दिखा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा पाकिस्तान के चैनल जो यहाँ पर है वो मालूमात का एक जरिया तो हमारे लिए है, लेकिन क्या वो मालूमात जो हमें वहाँ की ब्रेकिंग न्यूज़ के एतबार से यहाँ मिलती है, क्या वो हमारी ज़रूरत है? चूँकि हम यूके यूरोप के अंदर रहते हैं और हमारे हालात और यहाँ के तकाजे कुछ और हैं, हमें उनकी तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को इस पर सोचना चाहिए। एक तो ये बात। आप रहा आपका सवाल बच्ची के हवाले से, देखें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि स्टोरी जो है वो माशरे की, जहाँ तक आप बात करते हैं, माशरे के अंदर हमागीर मसाइल तो है, हमागीर मसाइल भी हैं और माशरे के अंदर बुराइयां भी हैं और उसी बुराई के माशरे के अंदर हमारी गवर्नमेंट भी होती है। ये तो आपको पता है, ये एक सही है कि यू डिजर्व व्हाट यू गेट व्हाट यू डिजर्व फॉर इट, यू आस्क फॉर इट। जैसा माशरा होता है, जैसे लोग होते हैं, वैसे हुक्मरान भी उनको मिलते हैं। तो ये तो एक मुसलमान की तो अब 180 मिलियन के करीब या 18 करोड़ लोग, 19 करोड़ लोग हम हैं, इतना बड़ा माशरा है। उसके अंदर कोई जुर्म होता है, हमारे मीडिया की वो स्टोरी बिक जाती है, उस दिन वो स्टोरी बड़ी हिट होती है, उसको इतनी हाइप क्रिएट करते हैं कि वो एक जो मदई होता है जिसके साथ जुर्म हुआ होता है या वो जो विक्टिम होता है वो बेचारा खुद ही, इंसाफ तो दूर की बात, उसका रहना, उसका जीना ही मुश्किल हो जाता है। फिर ये चीजें ऐसी हैं, जब से ये मुख्तारा माई का केस हुआ, देखें उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स माशरे के अंदर हो गए हैं कि अगर छोटा सा वाकया भी हो तो बहुत ज्यादा उछाला जाता है। बिल्कुल। और मैं नहीं समझता, चूंकि मैं लाहौर में हूँ नहीं, मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं की, मेरे पास या आपके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो इस मीडिया के जरिए ही होती है जो हमारे सामने आती है, तो हम उसी को मद्देनजर रख कर किसी को मुल्ज़िम या मुजरम करार देते हैं। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या होती है? अब जो फैमिली होती है, कोई MP है या MNA या बासर इंसान जो होता है, वो अगर उससे मंसूब ये कहानी हो जाए तो अगर सच्ची कहानी भी हो तो वो फिर बाद में पैसे से दे के लेन देन करके वो खुद ही जो है ना वो विथड्रॉ कर लेते हैं केस, या फिर उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है या इस तरह की चीजें होती जाती हैं, या बदनामी से डरते हैं या कुछ ऐसी दोस्त डब्बा और वो चलता है। इस वजह से इंसाफ मिलना तो बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ इंसाफ आजाद नहीं है, गरीब के लिए कुछ और इंसाफ है, अमीर के लिए कुछ और मेयार है। इसी तरह के प्रोग्रामात मैं भी करता रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ, लेकिन शाम हो तक दो तो जारी रहनी है। कहीं ना कहीं से तो इंसाफ की तवक्को भी की जा सकती है और कोशिश भी की जा सकती है, आपने हिस्से की तो रखनी पड़ती है जो मैं आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो यकीनन मीडिया ज़राई होते हैं और या फिर लेकिन हमने ये देखा है, पंजाब में ये देखा है हमने कि
चाहे मुजफ्फरगढ़ का वाक़या हो, चाहे आज लाहौर का वाक़या हो या इससे पहले मुल्तान का वाक़या हो, यहाँ इंसाफ की खातिर लोगों को जल कर मरना पड़ता है और जल कर मरने के बाद उन्हें जाके इंसाफ मिलता है या फिर उसके बाद उनकी जो है वो सुनवाई होती है। क्या ये सारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि जैसे कि आपने कहा कि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। बस आपका लास्ट मिनट हम आपका लेंगे कि इस सिस्टम को फिर कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? इस देखें, मैं आप इससे बढ़कर आपको एक बात बताता हूँ। मैं ऐसी स्टोरियां भी जानता हूँ कि रात को कत्ल हुआ, मतलब ये कहा ये गया कि ये कत्ल है और सुबह रात को ही उन्होंने डीलिंग करके तो पुलिस से मिला के सुबह उसको खुदकशी का जाहिर कर दिया। न रिपोर्ट दर्ज हुई, न कोई थाना कचहरी हुआ और सुबह उसको दफना दिया गया। इसी तरह मैं अभी पाकिस्तान में तो एक लड़की को ज़ाहिर हस्बैंड और जो ससुर था वो तलाक उन्होंने दी मिलाकर, तो वो बेचारी उसकी माँ जो थी वो स्टेप मदर थी। तो बाप सऊदी अरब में था, बाप ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें मतलब देता हूँ ये शादी करके, तो यहाँ से तुम्हारी जो है ना अभी कभी वापस नहीं कोशिश करना, यहाँ तुम जो है ना तुम्हारी जिंदगी बसर हो। तो उसकी स्टेप मदर भी जो थी वो उसके साथ इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो ज़रा उसको बच्चा भी पैदा हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने तलाक दी। तलाक देने के बाद फिर वो नहीं चाहती थी कि मुझे तलाक दी जाए, मैं अपनी उस स्टेप मदर के घर वापस चली जाऊँ। फिर लोग सोचेंगे क्या मेरे बारे में, बरादरी वाले क्या सोचेंगे। तो उस बच्ची ने सम हो खुदकशी कर ली या उसने अपने आप को आग लगा दी। तो बाद में या इन्होंने उसके साथ कोई ज्यादती की घर वालों ने, तो वो बच्ची बेचारी पहले तो वो होश में ही नहीं रहे कि अब इसका क्या करे। जब उसकी हालत गैर होने लगी तो जब रावलपिंडी के एक अस्पताल में पहुंचाएगी तो बच्ची को 12 बेड भी नहीं मिली और वहां पर वो उसने दम तोड़ दिया। तो उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, कुछ नहीं हुआ, वो भी बेचारी दफन हो गई। इस तरह के बेशुमार वाकयात है हमारे माशरे के अंदर। अब ये माशरे के अंदर ये लूप होल तो है, ये ज्यादतियां तो है, कानून में सुकम तो है, और जब तक ये चीजें अब आप ये कहें कि एक हुकूमत की नाकामी है या सबका हुकूमत की नाकामी है या उससे पिछली हुकूमत की नाकामी है, ये चेन है जो चलती आ रही है। लेकिन कहते नहीं ये गुदला पानी है, जब चलता रहेगा तो साफ होगा। तो हमें कोशिश बहरहाल करनी चाहिए, आने वाले वक्त के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब देखें हम वो बातें बहुत करते हैं, हम दीन इस्लाम का प्रचार भी करते हैं, इस्लामी असूलों पर चलने की भी बात करते हैं। अब जिस माशरे में हम रहते हैं, आपकी गली के नुक्कड़ पे आपके ऊपर जहाज फर्ज हो जाता है जब जाली दवाइयाँ एक डॉक्टर बेच रहा है और आपको पता है ये जाली दवाइयाँ बेच रहा है। आपको ये पता है कि डॉक्टर जो है जाली है, ये कंपाउंडर की डिग्री इसने ली हुई है, फिर भी लोग उसके पास जाते हैं। तो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा तो कोई नहीं बोलता। इसी तरह जब हम यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पर हमारे रवैये कैसे होते हैं? क्या हमने बुराई छोड़ दी? क्या हमने झूठ बोलना छोड़ दिया? क्या हमने गिबत करनी छोड़ दी? क्या हमने माशरे में जो तकाजे हैं, जो हमें इस्लामी असूलों के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरनी चाहिए, उस तरह चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से हम क्या है, बैसियत मुसलमान, हमारी वो ताकत नहीं है, हमारी वो बात नहीं है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी वो आवाज नहीं है, हमारी वो पावर नहीं है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या कुछ हमें इस मुल्क में हासिल नहीं है? अगर हम ईमानदारी से भी चले, अगर हलाल पे भी चले, तो हम भूखे नहीं रहेंगे, हम दूसरों को का भी पेट पालने के काबिल है। लेकिन हमें जब अमानत दी जाती है तो मुसानत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि मसाइल का अंबार और वसाइल की कमी, इसका शिकार पाकिस्तानी कौम, और अगर जब तक करप्ट सिस्टम को जो है वो ठीक नहीं किया जाता, और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए इसका चलता रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज खान, आप हमारे साथ थे और आपकी माहिराना राय से हमें यकीनन बहुत सारे जो है वो चीज़ों का पता चला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मसरूफ़ थे, आप हमारे साथ रहे। मलिक साहब, एक चीज़ तो जो शिराज खान साहब ने कही कि
मॉर्निंग शोज़ बिल्कुल जो आपने जैसा कहा कि लोग उसको देखना चाहते हैं, इसलिए वहाँ की रेटिंग और रेटिंग पे डिपेंड करता है और रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। और दूसरा, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको भी ऑथेंटिक होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या बिहाइंड द स्क्रीन क्या स्टोरीज चल रही हैं। पहली बात अदीब साहब जो है वो उसको करते हैं डिस्कस, रेटिंग की बात है। रेटिंग देखें, अभी शराज खान साहब ने फरमाया कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो मॉर्निंग शो होते हैं उनके लिए प्रोड्यूसर कोई और है, राइटर कोई और है, एंकर कोई और है, वो सारा सिस्टम कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को मद्देनजर रख के ये देखें ना कि रेटिंग कौन दे रहा है। रेटिंग तो हम अवाम दे रहे हैं, रेटिंग के लिए तो अवाम बैठी हुई है ना तो प्रोड्यूसर कर रहा है, ना एंकर कर रहा है, ना कोई और बंदा कर रहा है। रेटिंग तो अवाम दे रही है। अगर रेटिंग अवाम दे रही है तो इसका मतलब ये है कि अवाम वो देखना चाह रही है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब हमें वो प्रोग्राम अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर हमें देखना ही नहीं चाहिए। अगर हम अच्छे, उनके मौज़ूआत भी बड़े अजीब से होते हैं ना, वो अजीब सा सारा सिस्टम उन्होंने, वही चीज है ना, जो भी है वहां पे आप वाहियात किस्म की चीज ला के सामने अवाम के रखते हैं, हम वही चीजें देखना पसंद करते हैं, हम उसको रेटिंग दे देते हैं। ठीक, चाहे वो नेगेटिव ही है, नहीं है माशरे के लिए अच्छी, लेकिन जो रेटिंग देने वाले हैं वो तो उनको देख रहे हैं ना। अच्छे लोग हैं तो अच्छे फिर जाके रेटिंग करें, उस पर कमेंट्स दें। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में जो 15 साल बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और उसके बाद जिस तरह वो इंसाफ के लिए मैं सुन रहा था कि राना सनाउल्लाह जो बड़े ज़िम्मेदार, बज़ाहिर ज़िम्मेदार वज़ीर हैं पंजाब हुकूमत के, उन्होंने कहा कि हमने प्रोटेक्शन दी हुई है उस फैमिली को, एक गनमैन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह अदालत ने 2 बार बच्ची को बुलाया लेकिन डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची इस काबिल नहीं है कि वो जाके दे सके। क्या इस तरह का कोई सिस्टम नहीं लाया जा सकता जिस तरह कि अगर वो बच्ची इस काबिल नहीं है तो कम अज़ कम उसका कुछ और इस तरह मुतबादल सिस्टम है कि उसको अदालत बुला के बयान लेने के बजाय हम उसका वीडियो लिंक के ज़रिए भी बयान ले सकते हैं किसी महफूज जगह पे, या फिर हम उसके बयान को किसी तरह रिकॉर्ड भी तो कर सकते हैं ना। अदीब साहब, क्या उसका अदालत आना ज़रूरी है? पहली बात, अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने तो आना नहीं है किसी की लबैक पे। हमारे जो हुक्मरान है उन्होंने जो कुछ करना है उन्होंने ही करना है। दूसरी बात यह है कि अदालतें, हाई सुप्रीम कोर्ट छोटी से छोटी बात पे सुमोटो में एक्शन लेती रही है, ठीक है। अब ये बच्ची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, सब की माएँ बहनें बेटियां हैं, इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, तो इस पे तो किसी ने नहीं लिया। अब अगर वो बच्ची इस काबिल नहीं है कि वो कोर्ट में जाके बयान नहीं दे सकती है, तो ये देखें ना, आपके जो बयानात पुलिस लेती है जाके वही कोर्ट में सबमिट करती है ना। पुलिस अपने जाके बच्ची के बयान ले, कोर्ट को चाहिए कि एक कमीशन मुकर्रर कर दे, उसमें कोई सीनियर कोई जज साहिबान हो जाएं, कोई मजिस्ट्रेट हो जाएं, कोई वकला हो जाएं, एक पैनल बना के वो बच्ची के पास भेज दें। अगर बच्ची की हालत ऐसी नहीं है तो वो वहां पे भेज दें, जाके बच्ची का स्टेटमेंट लें, वीडियो बयान उसका ले लें, ताकि बाद में जब वो उसको कोर्ट में पेश किया जाए तो ना तो उनके लिए प्रॉब्लम बने, कोर्ट के लिए प्रॉब्लम बने, और ना बच्ची के लिए बने। क्योंकि यहाँ पे तो हालात ऐसे है कि आज अगर बच्ची बयान देने के काबिल है तो हो सकता है रात को उसको धमकाने के लिए 10 बंदे आ जाए, यानी कि ये सारा विड्रॉ करो। बिल्कुल, ये सिस्टम का सारा जो है ना करप्ट सिस्टम का हिस्सा है ना जी। तो इसलिए किसी को प्रोटेक्शन गो के बिल्स वगैरह पास हो रहे हैं और इसमें आ रहा है, लेकिन इस पे हम माहिराना कानूनी राय जानते हैं। हमारे साथ सीनियर वकील पाकिस्तान से और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नवाए वक़्त के सहाफ़ी भी हैं और सीनियर कानूनदान हैं, उनकी माहिराना राय जानते हैं कि वो इस बात पे क्या कहते हैं। नसरुल्लाह चौधरी एडवोकेट, वो हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप मसरूफ़ थे, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम जानना चाहते हैं, पहले तो हम आपकी जो है ना वो कानूनी और सहाफ़ती नज़र से आप क्या देखते हैं, 15 साल बच्ची पाकिस्तान में ज़्यादती का शिकार हुई और इंसाफ के लिए अभी तक वो दर बदर है, और क्या पंजाब में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं? और इसके अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें मुजफ्फरगढ़ के वाक़या, मुल्तान का वाक़या, जहां पे ज़्यादती का शिकार बच्चियों को थाने के सामने खुद को जलाना पड़ा इंसाफ के लिए, तो क्या ये भी एक उसी किताब का एक वर्का साबित होगा या फिर इसके लिए कुछ हो रहा है? आपकी ज़रा माहिराना राय चाहिए इस पर। जी, सबसे पहले तो अदीब मुश्ताक भाई बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसा सेंसिटिव मौजू जो कि आजकल पाकिस्तान में हर एक की ज़बान क़याम पे है, और इस कहानी को उन्होंने एक नया मूव देने के लिए कुछ नई नई बातें सामने ला रहे हैं। असल में होता ही है कि ये किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ऐसा उसका शहरी
किसी ऐसे जुल्म सिस्टम का शिकार हो तो उसको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन फराहम करे, उसको वो माहौल दे जिसमें वो खुल के अपने बयान दे सके। इस केस में सूरत हाल ये है कि अभी आज जो लेटेस्ट पोजीशन है उसके मुताबिक बच्ची ने जब इनसे मायूस होगी तो उसने खुदकशी करने की कोशिश की। ये भी एक खबर नजर आ रही है, तो बच्ची जो कि इसका शिकार हुई है। और वो लोग जिस तरह बड़े बड़े पाकिस्तान में केसेस होते हैं, बनते हैं, ऊपर आते हैं, उभरते हैं, फिर आस्ता वक्त के साथ साथ वो खत्म हो जाते हैं। और उसमें सबसे जो बड़ी खराबी होती है वो उस निज़ाम की, सिस्टम की और उन इजारादार लोगों की होती है जो कि इस सिस्टम को चलने नहीं देते और हमेशा असर सूद इस्तेमाल करके इसको बेवफा कर देते हैं। इस बच्ची का जो केस है, इससे आप पूछ रहे थे कि इसकी क्या सूरत हाल बनेगी, तो इसका ये केस एक बिल्कुल जेन्युइन केस है और इसका ये तरीकाकार भी यही होता है कि बच्ची के जो बयान होते हैं वो कोर्ट में होते हैं, वो कोर्ट के सामने बिल्कुल उस वक्त कमरा अदालत में कोई बंदा नहीं होता और बच्ची से पूछा जाता है कि आपके जो मुल्ज़म है वो कौन कौन से लोग हैं। अगर वो उनको शिनाख्त करती है, उनका नाम लेती है, तो 1 मिनट भी लगाए बगैर उस पर उन पे FIR लॉन्च हो जाती है और वो इंक्वायरी के मराहल में पहुंच जाते हैं। और जिस वक्त तक वो अपने आप को बेगुनाह साबित न कर लें, उसमें मुख्तलिफ एविडेंस होती हैं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, डॉक्टरों की राय सामने आएगी, उसकी फिजिकल पोजीशन देखी जाएगी, उसकी उम्र का हिस्सा देखा जाएगा। ये चीजें जब सब कन्विक्ट होंगी तो उसके बाद उन पे वो फर्द जुर्म भी लगाई जाएगी, उनको कन्विक्ट भी किया जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर इस बात की जरूरत है कि आपने पूछा ना कि इस निज़ाम की, इसमें यहाँ सबसे ज्यादा खराबी इस बात होती है जब बंदा को अपने आप को उस मुल्क में, उन लोगों में, उस सिस्टम में गैर महसूस समझता है तो फिर वो कोशिश करता है कोई ऐसे बयान दे, अदालत से बचे, वो सामने ना आए। और कुछ ऐसे लोग जो कि इनकी पुष्टि कर रहे होते हैं, वो धमकियां देते हैं मुख्तलिफ तरीके से, ऐसे लोगों को बाहर रखने की कोशिश करते हैं, पुलिस को पर असर सूर डालते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि दीप भाई सबसे ज्यादा जिम्मेदारी स्टेट की है, उस सूबे के जो खादिम है उसकी है, तो वो इनको प्रोटेक्शन फराहम करे, उनको साफ फराहम करे और डालते उस वक्त तक खुल के आजादाना तो फैसले ना करें, उस वक्त तक निज़ाम ठीक नहीं होगा। अगर ये सिस्टम हमारे पास है लेकिन यहाँ ज़बानी आज़ादी तो है लेकिन अमली तौर पर आज़ादी नजर नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आपको चौधरी साहब आपको पता है कि 5 साल एक बच्ची भी ज्यादती का शिकार हुई, लेकिन वो भी अभी तक उस केस का भी अभी तक कोई जो है ना वो पता नहीं चला कि किधर गया या क्या हुआ। वो भी इंसाफ के लिए, वो ख़ानदान भी इंसाफ के लिए अभी तक जो है वो दरबदर है। इसके बाद ये एक और ताज़ा वाक़या है। लेकिन जो मैं बात यहाँ पे जो करना चाहता हूँ वो ये है कि इस बार भी इससे पहले अगर हम कसूर का वाक़या देखें तो वहाँ भी PMLN के जो थे वो मकामी MP है वो शामिल थे। यहाँ भी PMLN का कोई ओहदेदार जो है वो शामिल है। क्या PMLN के जो लोग हैं, हम सबको जो है वो टारगेट नहीं करना चाह रहे या नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या है, ये आप एक तरफ आप खादमे आला बने हुए हैं, दूसरी तरफ आप ही के लोग ये सारे जो है वो मरकज़ के इस सारे सीन के पीछे वो बैठे हुए, लेकिन इंसाफ के लिए फिर भी जो है वो लोग दर बदर हैं। ये क्या सिस्टम क्या चल रहा है? असल में जुल्म तो यही है भाई। मैं आपको बताऊं कि ये जो आप मंजर पे आते हैं इस तरह के वाक़यात, उनमें से तकरीबन 100 में से 5% ऐसे आते हैं और 95% ऐसे मामला होते हैं जो नीचे पुलिस मुकम्मल करके असर सोची वजह से दबा देती है। और जहाँ तक आप बात करें खादिम आला साहब की, तो वो खादिम आला साहब का तो आप से अंदाजा लगा लें कि उनका अपना बेटा जो केस में मुलव्वस था, इससे पहले एक जिला हमारे थे जिन्होंने एक्टिंग तौर पर बनाए थे, उनका बेटा एक केस में मुलव्वस था। उसने एक बच्ची को मर्डर कर दिया था अपनी बीवी को, जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। हमजा शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम था उनकी, उन्होंने बीवी को छोड़ दिया, उसके नाम नफस को नहीं दिया, उसने एहतजाज किया, उस पर कुछ नहीं किया। जब ये लोग अपने घरों से इंसाफ शुरू नहीं करेंगे तो किस तरह मुमकिन है कि ये पूरे सूबे को इंसाफ दे सकें? और खास तौर पे आजकल तो सूबा की हद तक नहीं, ये पूरे मुल्क की हद तक बात है, क्योंकि एक ही घर है, एक ही फैमिली जिसकी हुकूमत है पूरे मुल्क पे। तो उसका तो हमारी अदालतों को सो मोटर एक्शन लेना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को सो मोटर एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर इन पर इंक्वायरी करके फौरी तौर पर दिनों में जब ये केस प्रोलॉन्ग होता है तो ये हुकूमतों में जो हमेशा लोग होते हैं, बासर लोग होते हैं, वो इन केसों को अब डिले करते हैं। ये डिले टैक्टिक होती है, उसके बाद आस्ता आस्ता लोग भूल जाते हैं, मीडिया भूल जाता है। और फिर यही वजह है कि इनके जो लोग हैं इस तरह के गुल खिलाते हैं और हमेशा जब भी जहां भी पावर का गलत इस्तेमाल होगा,
वहाँ ऐसे हालात पैदा होंगे, हवा की बेटियां ऐसे ही इनका निशाना बनेगी और ये जालिम यूं ही दंड लाते रहेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि खुद एहतसाबी का अमल जो है ना वो खुद से शुरू करना चाहिए। आप कुछ अदीब साहब, मैं चोई साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी चोई साहब ने फरमाया कि जब कोई ऐसा केस हो तो बच्ची कोर्ट में जाती है, वहां पे कोई मौजूद नहीं होता, तो वो वहां जाके वो बयान देती है, फिर वो उनको शनाख्त करती है, फिर उसके बाद FIR होती है। अब चोई साहब यहाँ पे एक और मसला है कि देखें, जैसे कि अभी बताया गया कि 2 दफा वो बच्ची को कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन वो बच्ची की मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकती है। और फिर जैसे कि अभी आपने फरमाया कि वो उसने अपनी खुदकुशी करने की भी कोशिश की है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में कोई जज साहबान या कोई ऐसा कमीशन नहीं बन सकता जो जाके बच्ची की वहां पे स्टेटमेंट ले, और बाद में जो है जब वो बच्ची अगर देखें, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हैपन हो जाता है, बच्ची खुदकुशी कर लेती है, बच्ची की स्टेटमेंट नहीं होती, तो फिर क्या होगा? वो इंसाफ तो गया, ज़ाया होगा सारा केस, मुल्ज़मान बरी हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। तो ऐसी सूरत में कोई ये चीज हो सकती है कि वहां वो कोई ऐसा कमीशन बनाया जाए जो जाके बच्ची के बयानात ले और उसके बयानात की रोशनी में इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, ये पॉसिबल है और इसी तरह होता है। हमारी ये रोज की प्रैक्टिस है, अगर जब कोई बंदा, कोई बूढ़ा, कोई ऐसा बंदा जैसी मौत का शिकार हुआ हो, वो अदालत में पेश ना हो सकता तो उसका एक बकायदा कमीशन बनता है, वो जहाँ जाके बच्ची का बयान लेता है। और दूसरी बात जो कहा FIR में, आपने कहा FIR तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो फौरी तौर पर दर्ज की जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बयानात होते हैं, उनकी तस्दीक होती है, मुल्ज़िमों के बारे में शाहत होती है, और ये फिर वो मराहल होते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि ये कोई भी किसी भी केस में अगर वो जो मजलूम है, जो मुद्दई है, वो एप्लीकेशन दे कि मैं वहां नहीं आ सकता, उसका वकील दे कि मैं कोर्ट में पेश नहीं हो सकता मजबूरी की वजह से, तो कोर्ट उससे एक कमीशन कर करती है, तो जाकर उसके बयान लेती है और वो उसी तो करते हैं। लेकिन ये बच्ची तो मैं शायद एक दफा आने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऐसी हालत है जिसकी वजह से नहीं आ सकती, और वो उस निजाम सिस्टम से डरती। जैसे आपने देखा माजी में ऐसे बहुत से वाकयात हुए जिनमें किसी इन्वेस्टिगेशन अफसर को ही मार दिया गया, और वो जो उसका गवाह होता है, एविडेंस जिसने देनी होती है, उनको ही मार दिया गया। जिस मुल्क में ऐसी कानूनियत हो, वहाँ हर बंदा अदालतों में आते हुए डरता है। आपने देखा कि हमारे अक्सर केसेस ऐसे होते हैं जब हुकूमत उनको प्रोटेक्शन नहीं देती, तो अदालतों में जब अपना बयान देने के लिए आते हैं तो अदालत के सामने मर्डर कर दी जाते हैं या रास्ते में जाते हुए कर दिए जाते हैं। तो ये वो लीकेजेस हैं जो हमारे सिस्टम और निज़ाम में है कि जब तक तो बंदे को आप तोहफा नहीं फराहम करेंगे, और ये स्टेट की बेसिक जिम्मेदारी है जो हमारे आइन कानून में लिखी हुई है कि हर शहरी को प्रोटेक्शन फराहम करना स्टेट की जिम्मेदारी है, और अगर ये जिम्मेदार नहीं है उस पर तो उसको महला जाने का हक भी नहीं है। और बिल्कुल इस बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा है, ये पूरे हमारे माशरे की एक ऐसी बनावटी तस्वीर पूरी दुनिया में पेश की जा रही है। कुछ भी लात हो, लेकिन फौरी तौर पे इनको चाहिए था कि कमीशन बना के और फौरी तौर पे इसका बयान लेते और फैसला फौरी तौर पे इसका प्रोटेक्शन शुरू करते। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हर शहरी जो है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। आपका बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे साथ हैं। सिर्फ एक बात आपसे जो है ना वो आखिरी बात हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है और आप माशाल्लाह सीनियर, मेरा ख्याल है कि चौधरी नसरुल्लाह साहब से हमारा जो है वो रब्ता कट गया है, लेकिन चौधरी नसरुल्लाह साहब ने कानूनी पहलुओं के हवाले से जिन चीज़ों का जिक्र किया वो यकीनन काबिल गौर चीज़ें हैं, और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर शहरी को जो है वो प्रोटेक्शन फराहम करे। अगर स्टेट ऐसा नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि वो एक फेलियर स्टेट है। मेरा ख्याल हमारे साथ कोई कॉलर हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब कहाँ से? मैं काजी ताहिर बात कर रहा हूँ जी, ब्रेडफोर्ड से। जी काजी साहब, कैसे हैं आप? आपका प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, और माशाल्लाह आज मलिक साहब भी तशरीफ फरमाए, मोहतरम जनाब क्रिकेट एक्सपर्ट आपके सईद साहब भी तशरीफ फरमाए, सलाम पेश करता हूँ उनकी खिदमत में। और हमारे यहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस मौजू पे आप आज डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन जो है ना बड़ी सेंसिटिव है इस सेंस में कि हमारे यहाँ पता नहीं कितनी बच्चियां हर रोज इन इंसानी दरिंदों का हवस का निशाना बनती हैं हर रोज। और ये तो लकीली एक मीडिया पे एक रिपोर्ट आई जिसकी वजह से ये एक्शन हुआ सारा, और वज़ीर आला साहब तो खैर उनकी बात ही ना करें, उनकी
उनके लिए कुछ भी कहना जो है ना इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। बट ये आपको मैं एक लेटेस्ट रिपोर्ट ही देता हूँ इसमें कि बच्ची ने कल आके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर के आगे इस अपना बयान कलमबंद करने की कोशिश की, मगर इन्वेस्टिगेटर जो रिपोर्टर था उसने बच्ची से इतने वाहियात और बेहुदा क्वेश्चन और आंसर किए, मांगे उससे, और जिसकी वजह से बच्ची बड़ी दिल बर्दाश्त हुई और रात को उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। अब चाहिए तो ये कि इस तरह के मामलों के अंदर स्पेशली बच्चियों के लिए, जिनकी तो पहले वो इतनी तकलीफ से गुजर रही है कि उसकी रूह मस्क होकर रह चुकी है, मगर उसमें ये चाहिए कि अभी लेडीज मजिस्ट्रेट के सामने उसको लाया जाए और वहाँ वो अपना बयान दे और शी फील मोर कंफर्टेबल और बड़ी आसानी, क्योंकि औरत को प्रॉब्लम औरत ही समझ सकती है, और औरत और मर्द के दरमियान एक शर्म और हया का एक बहुत बड़ा एक डिस्टेंस होता है, उसको कंट्रोल रोशन करना बहुत जरूरी है। बट ये है कि वही मुंसफ हैं जो राहज़न हैं, रात की तारीकी में लूटते हैं, सुबह इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के ये क्या इंसाफ हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजी ताहिर, आप हमारे साथ है, वही मुंसफ है जो राहज़न है। बहुत खूब कहा आपने। एक कॉलर और है हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जो आपके मॉर्निंग शो के हवाले से जो आप बात कर रहे थे उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। जी जी। जो मॉर्निंग शो है उसमें बहुत ही मतलब आजकल जो माशरे की जो आम औरत है उसको वो मॉर्निंग शो में जो औरत होती है वो क्रश कर रही होती है, और जो मॉरल वैल्यूज एक आम औरत की होती हैं वो, और उस औरत की जो मॉर्निंग शो में बैठी होती है उनमें इतना ब्रिज, इतना गैप है कि उसको बहुत बड़ा गैप है, और उसके ऊपर कोई भी गौर नहीं करता, बल्कि रियल पीपल don't present our morning show. They are all actresses and actors, and we need role models. But in morning show, it always models. Yeah. So, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ही। बिल्कुल हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो मॉर्निंग शो है वो किसी भी तरह से ना तो हमारी रवायात को के अक्कास हैं, ना वो किसी भी तरह से हमारी सकाफत के अक्कास हैं, और किसी भी तरह से वो काबिले तकलीद नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मैं डॉक्टर जाज बोल रहा हूँ। मैं जरा क्रिकेट के मौजूद पे बात करना चाहता हूँ। ये मोहम्मद आमिर के मुतालिक मैंने ये खबरों में सुना है कि उसको वो ये न्यूजीलैंड का जो टीम है उसमें शामिल कर लिया है और वो अब सजा उसकी खत्म हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में इसे चीट, उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। ये तीनों खिलाड़ी मोहम्मद आमिर और आसफ और सलमान भट्ट, ये हमेशा के लिए हमारे मुल्क के लिए इनका नाम जो है ना वो बिल्कुल बहुत इन्होंने हमारे मुल्क को बैड नेम दिया है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। मोहम्मद आमिर, और इस पे जो है ना वो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद सईद अपनी राय देंगे। पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं अजहर खान बोल रहा हूँ वेल्स से। जी अजहर भाई। बात यह है कि हमारे जब चौधरी काना साहब आए थे, वकील जज आए थे, तो उस वक्त इन्होंने क्या किया है कि मीडिया की बात ऐसी की है कि मीडिया की हम ट्रायल कोई एविडेंस भी हो हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए वो लाहौर और कराची 10 साल से हम यही सुन रहे हैं कि इधर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है बच्चों के साथ। कोई तेजाब फेंकता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई शराब पीता है, कोई क्या करता है। तो ये हालात है। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आप हमारे साथ थे। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं लंदन से बोल रहा हूँ, रफीक बोल रहा हूँ। जी भाईजान। मैं छोटे से थोड़ा सा बयान बातें करना चाहता हूँ, बातें में आती भी नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है, जी जी, तो पाकिस्तान बना था कायदे आजम ने बनाया था, उसने सलाम के नाम से कायदे आजम पाकिस्तान बनाया था। उसके बाद लियाकत साहब, उनकी जिंदगी इतनी थी वो चले गए दुनिया से, तो लियाकत साहब आए। वो जो थे वो नागरी निजाम को खत्म करना चाहते थे। ठीक, जो आजकल बडेरे वो दूरे अभी तक आ रहे हैं। उसके बाद उस वक्त तालीम बहुत कम थी। जरा बात को मुख्तसर कीजिए, हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम है। आप हमारे टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, जो मॉर्निंग शोज हैं उनके हवाले से? इनके बारे में बता दो, ये जो मादक चीजें आ रही हैं ये नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। ठीक,
यानी कि आप भी यही कह रहे हैं कि वो मॉर्निंग शोज़ किसी भी तरह हमारे माशरे की अकास नहीं है। सही भाई, आपके लिए क्वेश्चन आया कि मोहम्मद आमिर और सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ, ये सब लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम किया, इन्हें किसी भी तरह टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। इस पर बात करते हैं। एक कॉलर हो रहा है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के टॉपिक्स के हवाले से? मैं सही साहब से कहना चाहती हूँ कि जैसे कि वो आज के दौर में पाकिस्तान का नाम इधर रोशन करें, स्पेशली हमारी न्यू जनरेशन जो कहती है समटाइम्स वो पाकिस्तान के बारे में बुरा कहती है और पाकि दिस एंड दैट। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि सही साहब ने आगे इस फील्ड में आके, हम और चाहते हैं कि इस और फील्ड में आगे आए और न्यू जनरेशन को ऐसे ही अपनी इम्प्रेस करें कि हम भी कुछ कर सकते हैं इधर रहते हुए भी, कि हम अपनी नेशन का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। सईद भाई, पहले तो आप वो मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ वाली बात पे जो देखिए, मोहम्मद आमिर ये सबसे बड़ा मेन था कि वो थोड़ा ज़्यादा लोगों को इसलिए ज़्यादा फेवर करते हैं कि वो एक तो यंग थे बहुत ज़्यादा, और वो 18 ईयर्स ओल्ड थे। मतलब जिसका उनका टैलेंट था दुनिया में, वो भी लोगों ने देखा हुआ किस तरह के बॉलर थे वो। अब मैं यही कहना चाहूँगा, ये कहते हैं इन पर लाइफ टाइम बैन हो जाना चाहिए जो कॉलर थे हमारे। अब देखें, इमरान खान जो है इतने बड़े लीडर है पाकिस्तान के, अगर उन्होंने उनको माफ़ कर दिया है, उन्होंने उनकी फेवर किया कि भैया इमरान खान ने तो चले उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक चीज़ तो नहीं है ना, गलती तो उन्होंने की है ना। अब गलती देखें ना, गलती उन्होंने की। अब इमरान खान ने भी बयान दिया कि जो उन्होंने गलती की है उसकी उनको सजा मिल चुकी है। अब 5 साल एक जो प्लेयर जिस तरह का वो परफॉर्म करते उस टाइम पे, अब एक प्लेयर को 5 साल का बैन वो उनको हो चुका है। तो अब जितना बड़ा थी उनको पछतावा होगा उस चीज़ पे, तो शायद वो कम किसी प्लेयर को इतना होगा। 5 साल एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो 5 साल तक पाकिस्तान जो क्रिकेट से दूर रहे हैं वो। तो अब यही हर बंदा जो है दुनिया में, अब देख लें हर बंदा उनकी फेवर में है, क्योंकि माशाल्लाह अब मैं याद आ रही है बचपन की बात, हम छोटे होते हम लोग, तो मोहम्मद आमिर आई थिंक 16 ईयर्स ओल्ड थे उस टाइम। तो उस टाइम हम लोग साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। तो मतलब दुनिया के मतलब लोग जब उनको देखते हैं आमिर को शुरू से ही, वो यंग थे, तो उन्हें लोग ये कहते थे ये गॉड गिफ्टेड है। तो माशाल्लाह वो बचपन से इतने अच्छे प्लेयर थे, उनका टैलेंट नेचुरल था। मतलब वो हर बंदा जब देखता था बचपन में भी वो कहता था कि भाई कि ये गॉड गिफ्टेड प्लेयर है। मतलब इस तरह उनका बॉलिंग का सिस्टम था सारा। अब वो ऊपर आए इंटरनेशनल लेवल पे, उससे हमने परफॉर्म की, मतलब दुनिया ने देखा। अब देख लें न्यूजीलैंड जो है, उनके जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने उनको वेलकम किया, तो वो भी बड़ा एक्साइटेड है देखने के लिए मोहम्मद आमिर की बॉलिंग किस तरह की होगी। अब बीपीएल में उन्होंने बॉलिंग कराई, तो मतलब उधर भी कितना अच्छा उन्होंने बॉलिंग कराई। तो मतलब ये कि अब गलती उन्होंने कर दी है, तब 5 साल ऐसे बहुत। लेकिन आपको नहीं लगता कि चले मोहम्मद आमिर ने गलती की, उनको माफ़ी मिल गई, टीम का हिस्सा बन गई, न्यूजीलैंड ने बड़ा वेलकम किया, न्यूजीलैंड ने उनके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम बेताब हैं मोहम्मद आमिर के साथ खेलने के लिए। ठीक है, वो एक अलग से। मोहम्मद आसिफ ने भी तो वही गलती की, सलमान भट्ट ने भी वही गलती की, वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन सके? अब यही है कि अब दुनिया में अब ये कि अब ज़्यादा लोग जो ज़्यादातर मोहम्मद आमिर को लाइक करते थे। मोहम्मद आसिफ एक अच्छे थे, मतलब प्लेयर थे, मगर मेरा जब सबसे ज़्यादा मेन को यह था कि मोहम्मद आमिर ने जो गलती की थी, उन्होंने वो बाद में गलती एक्सेप्ट कर ली थी कि मैंने ये गलती हुई है, मेरे से मैं यंग था, देख ना वो मैं कह रहा हूँ 18 साल का बच्चा था एक, और उससे गलती हुई थी तो हमें चाहिए उसे माफ़ कर देंगे। इतना मेच्योर भी था। बाकी देख लें हम सलमान भट्ट थे या मोहम्मद आसिफ थे, ये काफ़ी मेच्योर थे, इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये मेच्योर थे। तो इसलिए होता था मोहम्मद आमिर को फेवर किया कि वो बहुत यंग था, शायद वो चक्रों में फंस गए वो गलती से। और माशाल्लाह जितना उनका टैलेंट है, अब दुनिया में जब उन पर बैन लगा था उस टाइम में दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर थे, तो कुछ तो प्लेयर ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि इतना बड़ा टैलेंट है दुनिया का, मतलब मोहम्मद आमिर ऐसा प्लेयर है कि उस पर बैन लग गया है। मतलब कितना बड़ा टैलेंट दुनिया में ज़ाया हुआ है इस मामले में। तो इसलिए मतलब ये है कि अब दुनिया में अभी भी आप देखें उनकी सदा ख़त्म हुई है, तो हर तरफ से हर दुनिया के हर बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, वसीम अकरम हो गए हैं, तब दुनिया के बड़े प्लेयर उनकी फेवर किए हैं कि उनका टैलेंट ऐसा है। बाकी मोहम्मद आसिफ ठीक है, मोहम्मद सलमान भट्ट कि वो अच्छे प्लेयर वो भी थे, नो डाउट, मगर ज़्यादा इससे ज़्यादा फेवर मिलेगी। मैं ज़्यादा ये थोड़े यंग थे, उनकी कम उम्र की वजह से जो है इमरान खान ने उनके टैलेंट को सपोर्ट किया, वसीम अकरम ने किया, दुनिया में शायद अफरीदी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज की जो न्यूज़ हैं उनमें एक खबर ये भी थी कि अजहर अली अपनी जो है वो कैप्टनसी से रिजाइन कर रहे हैं। अली का सुनना है क्या कि जो वनडे टीम के कैप्टन थे वो, तो उससे वो रिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने रिजाइन अपना दे दिया है, मगर जो क्रिकेट बोर्ड है, हमारे क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन शरिया खान है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आई थिंक वो उस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं मेरे से। तो मैं शायद मेरे हाथ में उम्मीद है कि वो जो उन्होंने दिया है रिजाइन तो वो वापस ले लेंगे। तो उम्मीद है मलिक साहब
सेम गलती मोहम्मद आमिर ने की, सेम गलती मोहम्मद आसिफ ने की, वही गलती जो है वो कैप्टन थे उस वक्त सलमान बट उन्होंने की। आमिर कम उम्री का फ़ायदा उठा के वापस आ गए। मोहम्मद आप फिर अगर माफ़ करना है तो फिर माफ़ी का पैमाना तो एक होना चाहिए सबके लिए, सबको फिर वापस ले आए। अदीब साहब, बुनियादी तौर पर देखें, मोहम्मद आमिर एक कल का बच्चा है। घर में आपके छोटे बच्चे गलतियां करते हैं, कुछ बड़ी करते हैं, कुछ छोटी करते हैं, आप ऑलमोस्ट सभी को माफ करते हैं, देखते रहते हैं, बदनाम करते हैं मुल्क का नाम। बाकी कौन ऐसा है जिसने नहीं किया जी? आप सियासी लीडर देख लें, आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट में चले जाए, लोगों ने किया है। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारा था, अगर हम इसको माफ ना करते तो हम एक ऐसा टैलेंट ज़ाया कर देते, जिसके बारे में मैंने खुद इमरान खान साहब के सुना था कि उन्होंने कहा था कि मैं अगर किसी बंदे को लाइक करता हूं तो वो मोहम्मद आमिर को करता हूं, क्योंकि इसमें एक नेचुरल टैलेंट है। वो सईद साहब वाली बात है कि इसमें एक नेचुरल टैलेंट है। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है सईद भाई, आपका जो है ना वो चाहते हैं कि आप बात कर लें। यासिर शाह बड़ा उभरता हुआ एक सितारा थे, वो बैन हो गए डोप टेस्ट की वजह से। अब वो बैन नहीं है, उनको फिलहाल काफ़ी थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए लोगों ने। उनको अभी डोपिंग टेस्ट हुआ था, उसमें जो उनकी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, तो मतलब ये चीज़ गलत चीज़ है। ये हमारा शुरू से आई थिंक काफ़ी बड़ा हमारे पाकिस्तान बोर्ड ऑफ फेलियर है, और इस चीज़ में ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं इन्हीं के बारे में ज़्यादा स्कैंडल आता है, तो ये भी बड़ी गलत बात है। अब 2006 में शेब अख्तर, मोहम्मद आसिफ थे, इन पर भी 2 साल का बैन लगा। फिर 2012 में जो अब्दुल रहमान है, इन पर बैन लगा 8 वीक का। फिर अब जो हमारे पिछले एक आए थे बॉलर बड़े अच्छे, हमारे रजा सर हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर स्पिनर थे, तो अब उन पे भी 2 साल का बैन लग गया इस बारे में। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड चाहिए कोई ऐसा सिस्टम करे कि अगर कोई इस तरह के प्लेयर कोई मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो उनको कोई हल निकालना चाहिए। उन्होंने चाहिए कि वो रेगुलर प्लेयर्स का जो है ना टेस्ट कर लेते रहें कि कोई इस तरह के प्लेयर्स वगैरह हमारे संग दवाई वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो उनके नुकसान जो जिनके लिए बैन हो जाएगा आगे जाके फ्यूचर में। उनका काम होता है क्रिकेट बोर्ड के हर 2-3 में जो सिस्टम सब बनाएंगे उनका टेस्ट लेते रहें, ब्लड टेस्ट, ताकि उससे आगे जाके इस तरह पाकिस्तान का नाम में आखिर बदनाम हो रहा है इसमें भी कि भाई प्लेयर अब दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं अपने आप को सही करने के लिए। अब यासिर शाह कितना अच्छा नाम है माशा दुनिया में, और 2015 में आई थिंक मेरे उनको बेस्ट बॉलर एज में से उनका रेटिंग में आ गया, तो मतलब कितना बड़ा उनका नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में। जब जो भी हमारा मसला है, जो भी हमारा प्लेयर बड़ा बनता है तो उसको कोई इसका स्कैंडल जो है वो निकल आता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सईद, आप हमारे साथ थे। मलिक हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा तकबीर स्टूडियो से। अपने मेज़बान हाफिज़-उद-दीन मुश्ताक को इजाज़त दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, जो कि हमारे लिए यकीनन जो है वो मशलेरा होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगले इतवार